इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी होगा। तो कंप्लीट स्टडी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स क्या है सबसे पहले समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रिएक्शन का, जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन है, पानी के साथ मिलकर ये बनाएगा C4H9OH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक एग्जांपल है एक रिएक्शन का। एक केमिकल रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, इसी को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। यानी कि हम क्या डील करते हैं, हम डील करते हैं कि किस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है, टी टाइम में कितना रिएक्शन हो चुका होगा। बस इसी चीज को स्टडी करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे इसमें, तो इधर जो रहता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए। मान लीजिए कि T1 टाइम में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कंसंट्रेशन है ये इतना है, और T2 टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाता है इतना। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर यहाँ पे कहलाएगा जो कंसंट्रेशन बाद में आया और जो पहले आया, बाई T2 माइनस T1। ये कहलाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि T2 टाइम में इतना कंसंट्रेशन था, इतना मोल कंसंट्रेशन था, और T1 टाइम में इतना था। तो चेंज जो आया वो इतना चेंज आया, डेल्टा आर माइनस कर दिए तो हमें पता चल गया कि कितना रेट ऑफ कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया। जैसे मान लेते हैं पहले था 10 ग्राम, सॉरी पहले था 5 ग्राम, पहले हम मान लेते 10 ग्राम था और फिर 5 ग्राम हो गया। क्योंकि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है, तो ये घट गया। सो डेल्टा टी टाइम में ये कितना घटा, ये घटा बाय 5 ग्राम। बस यही है रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये तो बात था हमारा रिएक्टेंट को लेकर। अगर हम प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा, जैसे जैसे आर घटेगा, वैसे वैसे पी बढ़ेगा, यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट के टर्म में अगर हमें लिखना हो, तो प्रोडक्ट के टर्म में हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कितना, ऐसे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन T2 टाइम में माइनस T1 टाइम में। अब देखिए धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है ये बढ़ता है, यानी कि P2 जो होगा ये ग्रेटर होगा P1 से, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। पर R2 जो है ये R1 से कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है। देखिए पहले रिएक्टेंट अगर ज़्यादा था तो बाद में रिएक्टेंट कम हो गया, यानी कि ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये माइनस में आएगा। तो इन सारे टर्म्स को अगर हम लोग मिला के लिखें तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय टाइम टेकन। आर का कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना घटा बाय टाइम टेकन, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया बाय टाइम टेकन। रिएक्शन हमारा कैसे होता है, रिएक्शन हमारा ऐसे होता है, ये धीरे धीरे घटता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो कितना घटा बाय टाइम टेकन या कितना बढ़ा बाय टाइम टेकन, ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन।
अगर हमें इसके यूनिट का बात करना पड़े तो ये ऊपर वाला जो है ये कंसंट्रेशन है और नीचे वाला टाइम है। कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर और टाइम के लिए पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये है हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से समझिए, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल पर लीटर और टाइम को पर सेकंड, क्योंकि टाइम नीचे है। कंसीडर कीजिए इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है तो इसको हम लिखेंगे Hg का कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है बाय डेल्टा टी, या फिर Cl2 के कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है बाय डेल्टा टी, या फिर HgCl2 में जो चेंज हो रहा है बाय डेल्टा टी। इसको हम पॉजिटिव रखते हैं, इन दोनों को नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। और जब भी कोई कोफिशिएंट हो, जैसे कि दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, HI बन गया हमारा H2 प्लस I2। यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ एक 2 लगाना होगा। सो ऐसा जब भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है तब हम रेट को लिखते हैं कैसे? 1/2 चेंज इन HI का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। ये 1/2 आ गया क्योंकि यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, इसमें कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। सो इसके बाद हमें जानना है रेट लॉ के बारे में। चलिए जानते हैं रेट लॉ क्या है और क्या कहता है। रेट लॉ क्या कहता है? मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, ये हमारा एक रिएक्शन है, ये सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है, छोटा a b c d, और ये एलिमेंट है। अगर ये हमारा एक रिएक्शन है तो यहाँ पे जो रेट होगा ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर A और B का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर B। लेकिन एक्चुअली ये A और B जो है ये हर वक्त जरूरी नहीं है कि इसके यहाँ पे जो है उसके बराबर ही है, तो हम लोग जनरली इसको x और y लिखते हैं, क्योंकि हर वक्त जरूरी नहीं है कि ये x हमेशा a के बराबर ही होना चाहिए और y हमेशा b के बराबर ही होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे डेल्टा r बाई डेल्टा टी, रिएक्टेंट के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक k इंट्रोड्यूस करेंगे। k है हमारा कांस्टेंट, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट k को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। अब चलिए इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन होगा NO इन गैस फॉर्म प्लस O2 इन गैस फॉर्म, जो बन केता है NO2, और इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक 2 लग जाएगा और यहाँ भी एक 2 लग जाएगा। इसका अगर हमें रेट निकालना हो तो हमारा इसका रेट क्या निकलने वाला है? इसका रेट आएगा K, जो कि कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, NO का पावर 2 O2। देखिए यहाँ पे ये 2 और ये कोफिशिएंट, इसको जो हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये मैच कर गया। यहाँ भी ये 1 और ये 1 मैच कर गया, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हर बार ये मैच करेगा। रेट लो बस इतना ही है। रेट लो एक्चुअली बताता है कि
जो भी रेट होगा वो किस तरह ए और बी यानी कि उस एलिमेंट के स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू पे या किसी रेज टू जी पावर वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हमें समझना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए एक रिएक्शन है, जैसे पिछला रिएक्शन ही हमारा कैसे था, इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट है उसका जो पावर होगा उन सबको सम कर देंगे। इसका वैल्यू जो भी आएगा, मान लीजिए 2 आया, n आया, तो ये n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन सारे वैल्यूज को सम कर देंगे और जो भी आएगा उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी 0 भी होता है, कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली बताता क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए कि 0 है, इसका मतलब है जो रेट है वो किसी के भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी एलिमेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लेते हैं कि रेट ऑर्डर है हमारा 1, इसका मतलब कि किसी एक एलिमेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और एक पावर के बराबर डिपेंड करता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है उस रिएक्शन पे, बस यही बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको निकालने का सिंपल मेथड हो सकता है x प्लस वाई। मतलब अगर यहाँ पे एक c है और उसका रेज टू जी पावर z है तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे हमारा निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम अलग अलग ऑर्डर के लिए, ऑर्डर 0, 1, 2, इनके लिए रेट कांस्टेंट k का क्या यूनिट होगा वो निकालेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि डेल्टा r बाई डेल्टा t यही होता है हमारा k x y। अगर 0 है इसका मतलब कि ये दोनों ही 0 है। इस सिचुएशन में ये चीज एक्चुअली पूरी तरह से हट जाएगा और फिर k का जो वैल्यू आएगा ये क्या आना चाहिए, r के लिए इसका क्या होता है, मोल पर लीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि इस कंडीशन में इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलता है, देखिए डेल्टा r बाई डेल्टा t। ये मेथड अगर आप समझ गए तो आप खुद भी निकाल सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा तो इस एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन होगा ये क्या होगा, मोल पर लीटर। अगर इसको हम यहाँ भेजेंगे तो हमारा यूनिट निकल जाएगा इसका मोल पर लीटर बाई सेकेंड मोल पर लीटर। ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिलेगा यूनिट पर सेकेंड। सो k का यूनिट हमारा बन जाएगा k पर सेकेंड। और ऐसे ही अगर ऑर्डर 2 रहा तो हमारा यूनिट बन जाएगा, ये यूनिट बस आप निकाल सकते हैं हर कंडीशन में इस सिंपल से मेथड को यूज करके। अब इसके बाद एक नया टर्म समझिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जो डिकम्पोज कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हमारा रिएक्टेंट ये है, ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर हमसे पूछा जाए तो ये 1 होगा।
वैसे ही अगर हम HI निकालते हैं, इस कंडीशन में यहाँ बैलेंस किए तो 2 मॉलिक्यूल्स का जरूरत होता है, एक रिएक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल का जरूरत होता है, तो इसको हम लोग बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं या इसका मॉलिक्यूलरिटी को 2 बोल सकते हैं। ऐसे ही एक और रिएक्शन ले लेते हैं, NO प्लस O2 जो बनता है 2NO2, इसको बैलेंस करेंगे 2, तो यहाँ पे ये इसका मॉलिक्यूल 2 है और इसका मॉलिक्यूल 1 है, तो यहाँ पे टोटल 3 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है, ये और ये। सो इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया, इसको ट्राई मॉलिक्यूलरिटी आप बोल सकते हैं। सो ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में और भी कुछ समझेंगे और स्टडी करेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।